हेलो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक का जो सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पुस्तक है हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। कल हमने जितना पढ़ा था हम उसके आगे का पार्ट अब कंप्लीट करेंगे। खड़ी बोली गद्य उत्तर भारत। खड़ी बोली गद्य के उद्भव के विषय में पंडितों की दो राय हैं। पहली राय जो है वो ये है, जॉर्ज ग्रियर्सन, R. W. फ्रेजर और नलिन मोहन सान्याल। प्रवृत्ति विद्वान आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल और सदल मिश्र द्वारा बताते हैं। तो कौन कौन जो है खड़ी बोली साहित्य खड़ी बोली के विकास में गिलक्राइस्ट और लल्लू की अध्यक्षता में लल्लू लाल और सदल मिश्र जी की भूमिका को मानते हैं, वे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, R. W. फ्रेजर और नलिनी मोहन सान्याल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को याद रखना चाहिए। आचार्य शुक्ल, तो जो पहला मत था वो इन लोगों को गिलक्राइस्ट और लल्लू लाल और सदल मिश्र को मानने वाला था, और दूसरा मत है आचार्य शुक्ल तथा डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय इस मत को भ्रामक सिद्ध करते हैं। तो कौन इस मत को नहीं मानता? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य का आरंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। तो आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कब से माना है? गंग कवि की चंद छंद वर्णन की महिमा से। यह छोटी सी रचना सन 1570 ईस्वी के आसपास लिखी गई। इस पुस्तक में प्रयुक्त खड़ी बोली का स्वरूप इस प्रकार है। अब जो मैं आगे पंक्तियां पढ़ूंगी ये मुझे याद है, मैंने किसी पीएचडी एग्जाम या किसी स्टेट एग्जाम में मैंने ये पंक्तियां पढ़ी है, पूछा गया था किस रचना से ली गई है, तो आप लोग याद रखेंगे। सिद्ध श्री 108 श्री श्री पात शाही जी, श्री दलपति जी, अकबर शाही जी आम खास में तखत ऊपर विराजमान रहे हो और खाम खास भरने लगा है, जिसमें तनाव उमराव आए आए कुर्निश बजाए जुहार करके अपनी अपनी बैठक पर बैठा जाए करें। अपनी अपनी मिसल से जिनकी बैठक नहीं सो रेशम के रस्से को लुए पकड़ के खड़े ताजीम में रहे। पंक्तियां कहाँ से कहाँ तक की थी? ये श्री श्री सिद्ध श्री 108 श्री श्री पारसी यहाँ से लेके ये पंक्तियां जितना मुझे याद है कि आम खास भरने लगा है, यहाँ तक पंक्ति दी गई थी और पूछा गया था किस रचना से ली गई है। निश्चय ही यह गद्य रचना तिथि 1570 को देखते हुए बहुत ही व्यवस्थित और आधुनिक है, किंतु अब इसकी भी प्रामाणिकता संदिग्ध हो गई है, मतलब ये भी अप्रामाणिक सिद्ध हो रही है। डॉक्टर कवड़े के मतानुसार इसका रचयिता और रचनाकाल प्रामाणिकता सब कुछ संदिग्ध है। किसके अनुसार? डॉक्टर कवड़े। तो आप लोग यही याद रखेंगे। आगे है रामचंद्र तिवारी जी का मत है, कुछ भी हो यह निर्विवाद है कि अंग्रेजों के प्रभाव से सर्वदा पृथक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से पहले भी पंजाब में गुरुमुखी लिपि में ब्रजभाषा प्रभावित खड़ी बोली गद्य का की समृद्ध परंपरा थी। यहाँ इस परंपरा के गद्य का संक्षिप्त परिचय करना अप्रासंगिक ना होगा। तो गुरुमुखी लिपि में जो खड़ी बोली गद्य था उसकी परंपरा काफी समृद्ध बताते हैं रामचंद्र तिवारी, और उसके विषय में यहाँ पे बात करते हैं। सामान्यतः यह समझा जाता है कि खड़ी बोली का जन्म दिल्ली के आसपास छावनियों में हिंदुओं और मुसलमानों के संपर्क से बाजारू भाषा के रूप में हुआ। तो खड़ी बोली का जन्म कैसे हुआ? दिल्ली के आसपास की छावनियों में हिंदू और मुसलमानों के संपर्क से बाजारू भाषा के रूप में। तो बाजारू भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। किंतु इधर गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ जो विपुल साहित्य प्रकाश में आया है उसकी यह धारणा पुष्ट होने लगी है कि मुसलमानों का संपर्क पहले पंजाब और हरियाणा की जनता से हुआ। तो मुसलमानों का संपर्क सबसे पहले कहाँ की जनता से हुआ? पंजाब और हरियाणा की जनता से हुआ, और यह संपर्क बराबर बना रहा। इसलिए खड़ी बोली का एक ब्रजी और पंजाबी प्रभावित रूप पहले ही अस्तित्व में आ चुका था। गुरुमुखी लिपि में लिखित होने के कारण इसे या तो पंजाबी भाषा का साहित्य समझ लिया गया या इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। वास्तविकता यह है कि राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ
1741 इसका रचना काल है। कि रचना के पूर्व पंजाब में सोड़ी मिहिर वानू, हरिजी, दयाल अनेमी आदि लेखक खड़ी बोली गद्य में अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर चुके थे। तो पंजाबी गुरुमुखी लिपि में जो खड़ी बोली गद्य लिख रहे थे वो थे सोड़ी मिहिर वानू, हरिजी और दयाल अनेमी। हम आगे आते हैं। सोड़ी मिहिर वानू ने सच रस पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की। आपको से मुझे लगता है कि ये रचनाएं भी याद रह जाए तो ये भी मतलब महत्वपूर्ण है। सोड़ी मिहिर वानू की है सच्चू षड पोथी, जिसमें गुरुवाणी की व्याख्या की गई है। और इसका गद्य का नमूना यहाँ नीचे दिया गया। राज जोगदी व्यासिया गोसटी राजे जनक की, त्रेते जुग मही राजा जनकु हुए, अरु मिथिला नगरी मही रहे, परु बड़ा धर्मी आत्मा राजा जनकु, राज भी करे और भोग भी करे, राजू कैसा करे नाहक किसी साथी ना करे, अरु जोग कैसा कमावे गृहस्थ मही जोगु कमावे, तब एक दिन एक ही साथ पुरुष आए। मुझे लगता है कि ये पंक्तियां इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी इनकी रचना। हरिजी मिहिर सोड़ी मिहिर वानू जी के सुयोग्य पुत्र थे। तो पिता पुत्र का संबंध है सोड़ी मिहिर वानू जी में और हरिजी में। इनका देहावसान 1696 ईस्वी में हुआ। इनकी 3 रचनाएं हैं। सुषमनी सहनसर नाम, परमारथ, गोसट गुरु मिहिर वानू, पोथी हरिजी। इनकी रचना को भी आप याद रखेंगे बस बहुत है। आगे इनके तब गुरु मिहिर वानू जो इनकी पुस्तक है जो गद्य का नमूना दिया है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे है हमारे दयाल अनेमी। इनके रचना काल भी इतना महत्वपूर्ण है। इनकी रचना एक बार आप जरूर देख लेंगे। अवगत उल्लास, अष्टावक्र भाषा और गीता भाषा। मुझे याद है कि ये गीता भाषा और ये अष्टावक्र भाषा किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। शांकर भाष्य का अनुवाद आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी गीता भाषा से एक गद्यावरण नीचे उद्धृत किया गया है। ये गद्य पंक्तियां पढ़ना मुझे इतना जरूरी नहीं लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामप्रसाद निरंजनीकृत भाषा योग वशिष्ठ को उदाहरण प्रस्तुत किया है और उसकी भाषा अत्यंत व्यवस्थित और आधुनिक खड़ी बोली गद्य के निकट मानी है। किसने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य शुक्ल ने रामप्रसाद निरंजनी के गद्य को सन 1741 का गद्य स्वीकार किया है। इसके अलावा तो कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। बस भाषा योग वशिष्ठ का प्रकार मतलब जो रचना काल है 1741 है। किसने खड़ी बोली आधुनिक खड़ी बोली गद्य के निकट माना है इसकी भाषा को? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामप्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ का अस्तित्व भले ही संदिग्ध या निराधार हो, गुरुमुखी गद्य की लंबी परंपरा से यह प्रमाणित है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से पूर्वी उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की सत्ता थी और अपने विकास क्रम में वह व्यवस्थित और परिमार्जित हो रहा था। ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति है। रामचंद्र तिवारी जी कहीं ना कहीं रामचंद्र शुक्ल जी से अपना समर्थन देते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के तथ्य कथन को, जहाँ पे वे फोर्ट विलियम कॉलेज से खड़ी बोली गद्य का विकास नहीं मानते। गुरुमुखी लिपि के खड़ी बोली गद्य के विकास के क्रम में वसवा मध्य प्रदेश निवासी दौलत राम कृत जैन पद्म पुराण, ये आप याद रखेंगे। दौलत राम की क्या है? जैन पद्म पुराण। जन प्रहलाद के नृसिंह तापनी उपनिषद, मथुरा नाथ शुक्ल के पांचांग दर्शन और मुंशी सदाशिव लाल के विष्णु पुराण के आधार पर लिखी गई सुख सागर में खड़ी बोली गद्य की अखंड परंपरा परिलक्षित होती है। इसके अलावा खड़ी बोली के उपयुक्त गद्य ग्रंथों के अतिरिक्त इंसान अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, जिसका रचना काल है सन 1800 से 1808, भी अंग्रेजी प्रभाव से दूर लखनऊ में लिखी गई थी। कहाँ पे लिखी गई थी? लखनऊ में। और किसके प्रभाव से दूर लिखी गई थी? अंग्रेजों के। लेखक ने अपनी दृष्टि में इस रचना को शुद्ध हिंदी में प्रस्तुत किया है। प्रारंभ में ही लेखक अपनी भाषा नीति के विषय में स्पष्ट घोषणा करता है। यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट। ये नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन 2021 वाले में।
कि गवारी बोली किसे कहा है, भाका किसे कहा है, किन किन बोलियों से दूर रहने को कहा है। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है। कैसी कहानी है? हास्य प्रधान। इसमें गांधीर्य नहीं चुहल है। भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए लेखक ने मुहावरों का खूब प्रयोग किया है। वस्तु वर्णन में पर्याप्त विस्तार लक्षित होता है। लेखक की वर्णन शक्ति अद्भुत है। उसने दृश्यों को शब्द चित्रों में सजीव कर दिया है। वातावरण को प्रभावात्मक बनाने के लिए बीच बीच में पद्य का प्रयोग गया है। इस कहानी में ईर्ष्या के व्यापक अनुभव एवं गंभीर ज्ञान की सूचना भी मिलती है। वैश्याओं के हाव भाव, राग रागनियों के प्रकार, श्रृंगार के प्रसाधन, नावों के विविध रूप, हिंदुओं की पौराणिक कथाएं, विवाह की रस्में आदि जीवन के विविध पक्षों से संबंधित अनेक विषयों का समावेश इस कहानी में किया गया है। ये मुझे आखिरी की 3 लाइनें ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कि वैश्याओं का हाव भाव, राग रागनियों के प्रकार, श्रृंगार के प्रसाधन, नावों के विविध रूप, हिंदुओं की पौराणिक गाथाएं और विवाह की रस्में आदि इसमें वर्णित हैं। इंशा की भाषा की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि उसमें प्राचीन उर्दू गद्य के अनुसार कृदंतों, क्रियाओं और विशेषणों में भी वचन सूचक चिन्ह लगाए गए हैं। एक उदाहरण नीचे लीजिए। तो ये उर्दू गद्य के कृदंत और क्रिया विशेषण के उदाहरण यहाँ पे दिया गया। निवाड़, मौलिये, बजरे, लचके, मोर पंखी, सोनामुखी, श्याम सुंदर, राम सुंदर और जितनी ढबकी नावें थी सुतरे रूप से सजी सजाई, कसी कसाई, सौ लचके खातियां, आतियां जातियां, लहरातियां पड़ी फिरतियां, ऊन सब पर यही गवैये, कंचनिया, रामजनिया और डोमनिया, खचाखच भरी अपने अपने कर्तव्य नाचती, गाती बजाती, कूदती फांदती, धूमें मचातियां, अंगड़ाइयां जमातियां, उंगलियां नचातियां, उछली पड़तियां थी। तो ये किसका उदाहरण है? उर्दू गद्य का। भाषा का यह प्रयोग उपयुक्त विशेषता का पूर्व परिचायक है कि वर्ण वाक्य विन्यास में फारसीपन भी आ गया है। जैसे सिर झुकाकर, फारसी जो भाषा मतलब जो बोली है उसके वाक्य विन्यास भी आ गए। सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ अपने बनाने वाले के सामने, जिसने हम सबको बनाया और बात में यह कर दिखाया जिसका भेद किसी ने न पाया। किंतु इस प्रकार के प्रयोग कम ही हैं। इंशा के गद्य में सानुप्रास विराम की प्रवृत्ति भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं आपको जो अगला बताने वाली हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। एक दिन बैठे बैठे यह बात बहुत ध्यान में चढ़ी, कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गवारी कुछ उसमें बीच में ना हो। अपने मिलाने वालों में से एक कोई बड़े पढ़े लिखे पुराने धराने डाग बूढ़े धाग या खटराग लाए, सिर हिलाकर मुंह थुथाकर नाक भौं चढ़ाकर आंखें फिराकर लगे कहने, यह बात तो होती दिखाई नहीं देती, हिंदवी पन्ना निकले और भाकापन न ठुस जाए। तो कौन कौन सी बोली का क्या है? हिंदी का छुट हो और कोई किसी बोली का पुट ना हो, बाहरी बोली और गवारी बोली का भी प्रयोग इसमें ना हो। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि बाहरी बोली और गवारी बोली इंशाअल्लाह खां जी ने किसको कहा है। वस्तुतः इंशा की भाषा हल्के, चलताऊ और मनोरंजन विषयों के अनुकूल थी। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस प्रकार हिंदी खड़ी बोली गद्य की दो शैलियों का सूत्रपात फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से बहुत पहले अंग्रेजी प्रभाव से सर्वथा पृथक हो गया था। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य। रामचंद्र तिवारी जी भी फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले ही खड़ी बोली गद्य का विकास मानते हैं। अतः अंग्रेज विद्वानों ग्रियर्सन और फ्रेजर आदि का यह कथन कि अंग्रेजों द्वारा खड़ी बोली का आविष्कार हुआ है और सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता प्रेम सागर के लेखक लल्लूलाल तथा सुख सागर के रचयिता सदा सुख लाल है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, कृतियों में उसका प्रयोग सर्वथा भ्रांत है। इन्होंने भी इस मत को खंडित किया है। आगे हम पढ़ेंगे खड़ी बोली गद्य का विकास। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में अंग्रेजों के योग को सर्वथा
अस्वीकार नहीं किया जाता, मतलब पूर्णतः अस्वीकार नहीं करते, मानते हैं कि उनके प्रभाव से खड़ी बोली गद्दी का विकास हुआ है, लेकिन पूर्णतः इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन सूत्र आने पर राज्य व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए यह अनिवार्य था कि शासितों से संपर्क स्थापित किया जाए। इस संपर्क के लिए किसी न किसी भाषा के माध्यम की आवश्यकता थी। अंग्रेजों की 3 प्रमुख भाषाएं थी। अंग्रेजों की कितनी प्रमुख भाषाएं थी? तो 3, जिसके माध्यम से वे कार्य संचालन करते थे। पहली थी अंग्रेजी भाषा, दूसरी थी संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाएं, और तीसरी थी लोक भाषा। तो कितनी भाषाओं में वो लोग संपर्क करते थे? 3 भाषाओं में। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, आप याद रखेंगे। यह तो निर्विवाद था कि कंपनी अंग्रेजी भाषा का अधिकाधिक प्रचार करना चाहती थी, किंतु सामान्य जनता इससे सर्वथा अपरिचित थी। संस्कृत का प्रचार हिंदुओं के उच्च वर्ग में ही था, वह सांस्कृतिक भाषा थी, उसमें नवीन ज्ञान विज्ञान की विशिष्ट शब्दावली का प्रचलन न था। अरबी और फारसी का प्रयोग मुगल शासनकाल में कचहरी में अवश्य होता था। शासक वर्ग भी इससे परिचित था, किंतु जनसाधारण भी इससे अधिक प्रचार न था। इन कारणों से कंपनी की भाषा नीति बहुत दिनों तक अस्थिर रही। स्वयं अंग्रेजों में ही यह इस नीति को लेकर 2 पक्ष हो गए थे। एक और अंग्रेजी के समर्थक उसके प्रचार प्रसार का अथक प्रयत्न कर रहे थे, तो दूसरी ओर लोक भाषाओं के समर्थक उनकी अनिवार्यता का अनुभव करते हुए उसके प्रचार पर बल दे रहे थे। तो 2 मत हो गए थे। एक का मानना था अंग्रेजों में ही कि एक का मानना था कि अंग्रेजी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, और दूसरा लोगों का मानना था कि लोक भाषाओं को भी मतलब जोड़ के तभी प्रचार प्रसार किया जाए, वरना आम जनता इससे दूर ही रहेगी। सन 1816 में अंग्रेजी के समर्थक डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय की सहायता से कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। तो किस वर्ष में? 1816 में। किसके अंग्रेजी के समर्थक थे? कौन थे? डेविड हेयर। और किसने? राजा राम मोहन राय की सहायता से। 1830 में अलेक्जेंडर डफ ने कलकत्ते में एक कॉलेज की नींव डाली। 1832 के आसपास कंपनी के अंग्रेज कर्मचारियों ने खुलकर अंग्रेजी का प्रचार करना आरंभ कर दिया। कब से? 1832 से उन्होंने खुल के अंग्रेजी का प्रचार शुरू कर दिया। 1834 में लॉर्ड मैकाले के आने पर अंग्रेजी प्रचार को बहुत बल मिला। 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने अंग्रेजी पढ़े लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। इस प्रकार 1853 तक अंग्रेजी का प्रचार तीव्रता से होने लगा। कब से इन्होंने खुलकर प्रचार प्रसार करना आरंभ किया? 1832 से। और कब तक तीव्रता रही? 1853 तक। दूसरी ओर देशी भाषाओं के समर्थकों ने अपने प्रचार का कार्य भी तत्परता से किया। वॉरेन हेस्टिंग और जोनाथन डंकन ने मिशनरियों के आग्रह पर हिंदू और मुसलमानों को क्रमशः संस्कृत और फारसी के माध्यम से शिक्षा देने का प्रबंध किया। किसने? वॉरेन हेस्टिंग और जोनाथन डंकन। किंतु इन भाषाओं का जनसाधारण से सीधा संपर्क न था, फलतः इनके स्थान पर लोक भाषाओं के प्रचलन अनिवार्य माना गया। ऑनरेबल फ्रेडरिक जॉनशोर और ड्रमंड साहब ने अंग्रेजी के स्थान पर लोक भाषाओं का पक्ष लिया। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण थे कि कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस वर्ष स्थापना हुई, तो 1817। और मिशनरियों द्वारा संचालित आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833। ये महत्वपूर्ण है, 1817 और 1833 आप लोग याद रखेंगे। अठारह के रेगुलेशन के अनुसार अदालतों से फारसी को हटाकर लोक भाषाओं को स्थान दिया गया। तो कचहरियां या अन्य स्थानों पर लोक भाषा को कब स्थान दिया गया? 1837 में। 1834 में कंपनी का ध्यान भी फारसी की अव्यवहारिकता और लोक भाषाओं के उपायदेयता की ओर गया। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस हमें 1837 याद रखना है। कंपनी ने लोक भाषा के जिस रूप को मान्यता दी, वह मूलतः उन लोगों की हिंदुस्तानी थी जो उच्च वर्ग के थे। कंपनी ने लोक भाषा को मान्यता दी, वो हिंदुस्तानी भाषा थी, जिनका संबंध राज दरबारों से था, जो अरबी फारसी के ज्ञाता थे। तो ये भी जो हिंदुस्तानी भाषा थी, इसमें अरबी फारसी के शब्द ज्यादा थे।
वह बादशाह शाहजहां के बसाए हुए शाहजहानाबाद से प्रचारित हुई थी। उसमें अरबी फारसी के अनेक अप्रचलित शब्दों की भरमार थी। वह दिल्ली की लाडली थी और शाहों की गोद में पली थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कथन लगता है मुझे लगता है आने वाले किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा कि हिंदुस्तानी भाषा दिल्ली की लाडली थी और शाहों की गोद में पली थी। ये कथन किसका है? तो रामचंद्र तिवारी जी का। वह सच्चे अर्थों में लोक भाषा नहीं थी। उपयुक्त जन साधारण में प्रचलित खड़ी बोली को हिंदी या हिंदुई भी कहा गया है। इसे हम आधुनिक हिंदी के अर्थ में स्वीकार कर सकते हैं। दक्षिणी हिंदी का रूप भी इसके समीप है। लगभग 1700 ईस्वी में वली ने भी भाषा में हिंदीपन रहने दिया था। आगे चलकर वली साहब ने शाह सादुल्ला, ये इतना महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। सारांश यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली खड़ी बोली जनसाधारण में प्रचलित खड़ी बोली से सर्वथा भिन्न थी। क्या मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो खड़ी बोली थी जनसाधारण की खड़ी बोली से समान थी या भिन्न थी, तो वह भिन्न थी। रानी केतकी की कहानी में प्रयुक्त खड़ी बोली से भी वह बहुत दूर पड़ती थी। वास्तविक अर्थ में हिंदी ना होकर उर्दू ही थी। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसे हिंदी, उर्दूई, रेखता और हिंदुस्तानी आदि नामों से पुकारा गया। इसके विपरीत जनसाधारण में प्रचलित खड़ी बोली को हिंदुई, हिंदवी और हिंदी आदि नामों से अभिहित किया जाता था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो कंपनी की भाषा थी उसे हिंदुस्तानी, उसे किन किन नामों से और जाना जाता था? एक हिंदी, दो उर्दू, तीसरी उर्दूई, चौथी रेखता, पांचवी हिंदुस्तानी, इन नामों से जाना जाता था। और जो जनसाधारण की खड़ी बोली थी उसे किस नाम से जाना जाता था? हिंदुई, हिंदवी या हिंदी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। जॉन गिलक्राइस्ट महोदय रोमन लिपि के पक्षपाती थे। वे हिंदुस्तानी के लिए भी रोमन लिपि का ही प्रयोग उचित मानते थे। रोमन के बाद वे फारसी के समर्थक थे। तो ये तो हमें सबको पता है कि जॉन गिलक्राइस्ट रोमन लिपि के पक्षपाती थे, लेकिन इसके बाद किसके समर्थन करते थे? वो थे फारसी। 37 तक साथ साथ फारसी भी लिपि चलती रही। हिंदी खड़ी बोली और फोर्ट विलियम कॉलेज। हिंदी खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का बहुत बड़ा स्थान है। इस कॉलेज की भाषा नीति ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति से अभिन्न रही है। सन 1800 में मार्क्विस वेलीजेली ने इस कॉलेज की स्थापना की। तो इस कॉलेज की स्थापना किसने की? सन 1800 में मार्क्विस वेलीजेली ने। और महीना कौन सा था? मुझे याद है कि किसी पेपर में पूछा गया था, 10 जुलाई या ऐसे ही कुछ जुलाई है, तो आप डेट देख लेंगे, लेकिन जुलाई 1800 है, ये मुझे याद है। स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक था। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो राजनीतिक। कॉलेज में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल कर्मचारी शिक्षा प्राप्त करते थे। कॉलेज में विविध विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदुस्तानी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल, कन्नड़, शरह, मोहम्मदी का हिंदू कानून, नीति विज्ञान, न्याय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय कानून, अंग्रेजी कानून, फोर्ट सेंट जॉर्ज और बंबई के गवर्नरों द्वारा अंग्रेजी राज्य संचालन के लिए बनाए गए नियम, अर्थशास्त्र, भूगोल, गणित, यूरोप की आधुनिक भाषाएं, प्राकृतिक विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान आदि अनेक विषयों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था कॉलेज में की गई थी। तो एक बार आप इसको रीड कर लेंगे कि कॉलेज में क्या क्या पढ़ाया जाता था। 18 अगस्त सन 1800 के पत्रानुसार डॉक्टर जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी भाषा का प्रोफेसर बनाया गया। ये जॉन गिलक्राइस्ट की नाम का पूरा नाम, मतलब पूरा नाम क्या है, ये किसी पेपर में पूछा गया था। तो उनका गिलक्राइस्ट का पूरा नाम है डॉक्टर जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट, जो कि हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर थे। गिलक्राइस्ट महोदय ने छोटे बड़े 19 ग्रंथों की रचना की है। तो गिलक्राइस्ट ने कितने बड़े छोटे बड़े ग्रंथ रखे हैं? 19। कॉलेज की भाषा नीति समझने के लिए इनके कुछ ग्रंथों की भूमिकाएं दृष्टव्य हैं। इनके द्वारा संपादित द ओरिएंटल
फैब्यूलिस्ट की भूमिका में लिखा। तो इनकी जो रचना है ये उस क्या नाम है उसका, द ओरिएंटल फैब्यूलिस्ट। I very much regret that along with the Brij Bhasha, the Khari Boli was omitted, since this particular item or style of this Hindustani would have proved highly useful to students of that language. The real Khari Boli is distinguished by the general observations of Hindustani grammar and nearly a total exclusion of Arabic and Persian words. तो यहाँ पे द ओरिएंटल फेबुलिस्ट की भूमिका से जो कथन है वो लिया गया है कि ब्रिज भाषा और खड़ी बोली का बोलचाल कम हो गई है, उसमें जो है अरबी फारसी के वर्ड्सों मतलब शब्दों का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली ये लिखा है। उपयुक्त कथन से दो बातें स्पष्ट हैं। प्रथम तो यह कि उस समय खड़ी बोली और हिंदुस्तानी में भेद था, हिंदुस्तानी उर्दू से अभिन्न थी। दूसरी यह कि अरबी फारसी शब्दों से रहित खड़ी बोली का एक रूप फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के पहले से चला आ रहा था। गिलक्राइस्ट महोदय ने अपनी प्रथम कृति, इनकी प्रथम कृति कौन सी है, द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी की विस्तृत भूमिका में अपनी भाषा नीति प्रकट की है। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि उनकी पहली कृति कौन सी है, द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। जॉन गिलक्राइस्ट की एक और अन्य कृति है द ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। वहां पे डिक्शनरी थी द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, यहाँ पे है अ ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। व्याकरण के नियम तो हिंदी के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, किंतु छंद, लिपि, उद्धरण आदि सभी कुछ उर्दू के आधार पर हैं। हिंदुस्तानी से उनका तात्पर्य उस भाषा से था जिसका व्याकरण तो उन्हीं के शब्दों में हिंदवी या ब्रज भाषा से लिया गया था, किंतु संज्ञा शब्द अरबी फारसी से लिए गए थे। उन्होंने हिंदी उर्दू रेखता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। उन्होंने हिंदी उर्दू रेखता और हिंदुस्तानी को क्या माना है, समानार्थी। हिंदी का अर्थ उनकी दृष्टि में हिंद की था। हिंदवी को तो वह केवल हिंदू की भाषा मानते थे। तो हिंदवी को किसकी भाषा मानते थे, केवल हिंदुओं की। गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली के तीन शैलियां निर्धारित की। पहली शैली थी दरबारी या फारसी शैली, दूसरी थी हिंदुस्तानी शैली और तीसरी थी हिंदवी शैली। ये महत्वपूर्ण कथन है। तो पहली जो हिंदवी शैली थी वो सिर्फ केवल हिंदुओं की मानते थे। इसमें फारसी शैली सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य न थी। हिंदवी शैली को वो गवारू समझते थे। जो हिंदुओं की शैली थी, जो हिंदवी शैली थी, उसको वो गमारू समझते थे और हिंदुस्तानी उन्हें सर्वप्रिय थी। इसे वे ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ द हिंदुस्तान कहते थे। ये सब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। ये पेज आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे। गिलक्राइस्ट महोदय हिंदुस्तानी अरबी फारसी मिश्रित के समर्थक होने पर भी हिंदी की पूर्ण अवहेलना न कर सके। इसलिए उन्होंने 1802 में लल्लू लाल जी की स्थायी नियुक्ति करानी पड़ी थी। तो लल्लू लाल जी की नियुक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज में कब हुई थी, 1802 में। जॉन गिलक्राइस्ट साहब द्वारा पोषित हिंदुस्तानी ना तो सिपाहियों की समझ आती थी, ना जनसाधारण के लिए बोधगम्य थी। ध्यान आकर्षित है 1823 में विलियम प्राइस। तो विलियम प्राइस कब कॉलेज से जुड़े, 1823 में। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैंने शायद नोट किया था। आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1800 में वैली जली जी के द्वारा। और 18 अगस्त 1800 में गिलक्राइस्ट जुड़े थे और 1802 में लल्लू लाल जी जुड़े थे। 1823 में विलियम प्राइस जुड़े थे। 1824 में नई भाषा नीति आई थी जो कि जिसके प्रधान प्राइस विलियम प्राइस से 24 जनवरी 1854 कॉलेज को तोड़ दिया गया। तो कॉलेज कब, फोर्ट विलियम कॉलेज को कब तोड़ा गया, 24 जनवरी 1854। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग याद रखेंगे। तो जो गिलक्राइस्ट थे वो हिंदुस्तानी के समर्थक थे और जो विलियम प्राइस थे वो हिंदी के समर्थक थे।
तब साथ में विलियम प्राइस आगे पास भी जगह, ये आप लोग रीड कर लेंगे, इतना ज्यादा मुझे महत्वपूर्ण लगा नहीं। संक्षेप में कॉलेज की भाषा नीति के दो मोड़ हैं। सन 1800 से 1815 जॉन ग्रिक्राइस द्वारा निर्धारित हिंदुस्तानी ही कॉलेज की भाषा माने रही। 1815 के बाद हिंदी आधुनिक अर्थ में अध्ययन की आवश्यकता के बल दिए जाने लगा। 1824 में कॉलेज में नव विधान के साथ साथ भाषा नीति में परिवर्तन आया, जो मैंने अभी आपको बताया। विलियम प्राइस के विचार मान्य हुए। अधिकारियों को हिंदी का महत्व समझकर उसके कॉलेज में पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। दिसंबर 1831 में विलियम प्राइस साहब पद त्याग कर विलायत चले गए। तो कब चले गए? 1831 में। और उन्होंने ज्वाइन कब किया था? विलियम प्राइस ने ज्वाइन किया था 1823 में। 23 में उन्होंने ज्वाइन किया था और 31 में उन्होंने छोड़ दिया। 24 जनवरी 1854 की सरकारी आज्ञा पत्र के अनुसार कॉलेज को तोड़ दिया गया। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। कॉलेज के पंडितों का खड़ी बोली के विकास में योगदान। कॉलेज की भाषा नीति का प्रभाव पंडितों की नियुक्ति पर पड़ना स्वाभाविक था। फलतः प्रारंभ में हिंदुई या ठेठ हिंदी के किसी अध्यापक की नियुक्ति का उल्लेख नहीं मिलता। ये इतना महत्वपूर्ण। मुख्यतः सर्टिफिकेट मुंशी, सुलेखक, किस्सा खां और भाका मुंशी, इन चार प्रकार के मुंशियों का उल्लेख मिलता है। तो कितने प्रकार के मुंशियों का उल्लेख मिलता है? चार प्रकार। सर्टिफिकेट मुंशी, सुलेखक, किस्सा खां और भाका मुंशी। ये मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण तथ्य है। ये आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में कितने मुंशियों का उल्लेख मिलता है। तो चार। पहला सर्टिफिकेट, दूसरा सुलेखक, तीसरा किस्सा खां, चौथा भाका मुंशी। हिंदी खड़ी बोली के विकास में जिन पंडितों ने सर्वाधिक योग दिया उनमें है लल्लूलाल, सदल मिश्र और गंगा प्रसाद शुक्ल। हम लोगों को लल्लूलाल और सदल मिश्र तो याद रहते हैं, लेकिन गंगा प्रसाद शुक्ल भी फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त इंद्रेश्वर, नरसिंह, ख्यालीराम, ब्रह्म सच्चिदानंद, मधुसूदन तर्कालंकार, ईश्वरचंद विद्यासागर जी भी फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े थे। दीनबंधु जी भी फोर्ट विलियम कॉलेज से, तथा शेष शास्त्री। तो आप लोग एक बार इनके नाम को पढ़ लेंगे। लल्लूलाल सदल मिश्र तो हमको पता ही है, गंगा प्रसाद शुक्ल, ख्यालीराम, ब्रह्म सच्चिदानंद, मधुसूदन तर्कालंकार, ईश्वरचंद विद्यासागर महत्वपूर्ण है, दीनबंधु और शेष शास्त्री। अब हम आते हैं पहले लल्लूलाल जी के ऊपर। लल्लूलाल जी द्वारा लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी में दिए गए आत्म विवरण से सूचना मिलती है कि उनकी नियुक्ति 1800 में कॉलेज में हुई थी। प्रारंभ में वे सर्टिफिकेट मुंशी के रूप में कार्य करते थे। इसके अलावा आगे का जो भी मैटर है मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। अब मैं आप लोगों को एमसीक्यू करा देती हूँ। तो ये पार्ट 2 के क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किन विद्वानों ने आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लूलाल और सदल मिश्र द्वारा बताते हैं? ऑप्शन है हमारे, ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी आर डब्ल्यू फ्रेजर, सी नलिनी मोहन सान्याल। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जॉन गिलक्राइस्ट ने छोटे बड़े कितने ग्रंथों की रचना की है? ऑप्शन है ए 5, बी 11, सी 19 या डी 17। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 19। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध श्री 108 श्री श्री पातशाही जी, श्री दलपति जी, अकबर शाही जी खास में तख्त ऊपर विराजमान हो रहे और आम खास भरने लगा है, जिसमें तमाम उमराव आए कुर्निश बजाए जुहार करके अपनी अपनी बैठक पर बैठ जाया करें। अपनी अपनी मिसल से जिनकी बैठक नहीं सो रेशम के रस्से की लुएं पकड़ पकड़ के खड़े ताजीम में रहें। पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? हमारे ऑप्शन है, ए भाषा योग वशिष्ठ, बी सचोदश पोथी, सी चंद छंद वर्णन की महिमा या डी पोथी हरि जी। जो गंग कवि, अगर मैंने इसको जिस ट्रिक से याद किया था, तो जो गंग कवि हैं वो अकबर के दरबारी कवि थे।
तो चंद्रछन वर्णन की महिमा में ही अकबर का वर्णन किया होगा गंग जी के द्वारा, तो मैंने तो इसी ट्रिक से याद किया, आप लोग कैसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सचु सचु डंस पोथी किसकी रचना है? ऑप्शन है ए हरिजी, बी शोरी मिहिरवानु, सी दयाल अनेमी, या डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोडी मिहिरवानु। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हिंदुस्तानी भाषा दिल्ली की लाडली थी और शाहू की गोद में पली थी। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, आने वाले किसी भी एग्जाम में देखा जा सकता है। वह सच्चे अर्थों में लोक भाषा नहीं थी। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है ए रामलाल शर्मा, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी रामचंद्र तिवारी, या डी गिल क्राइस्ट। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र तिवारी। या मैंने इनके क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं। उम्मीद करूंगी क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को ज्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।